दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। नया चैप्टर है आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और मौर्य साम्राज्य कौन से वंश के बाद में आता है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य से पहले किसका शासन था? मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद नंद वंश के शासन काल में ये अंतिम शासक रहा था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इनका नाम आता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध करवा दिया था। वध करके घनानंद का वध किया। वध करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने एक नए वंश की मौर्य वंश की स्थापना की है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की है तो कौन से ईसा पूर्व से संबंधित है? 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच से ये संबंधित है। 322 से 298 ईसा पूर्व। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य में इनके समय में इनके जो गुरु थे कौन थे, या इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में मौर्य वंश से जरूर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, मंत्रियों में जो प्रधान था वो था कौटिल्य। जो यहां पे नाम है वो इनके ही गुरु चाणक्य, ये दोनों नाम एक ही हैं। सबसे महान इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपके लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद का वध किया था तो उस समय चंद्रगुप्त ने ही कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम था पर्वतक की इन्होंने सहायता ली थी। घनानंद के वध में कश्मीर के राजा पर्वतक इनकी सहायता ली थी। सहायता किसने ली थी? चंद्रगुप्त ने। ये एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है तो ऐतिहासिक सम्राटों में एक प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने में इसका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सम्राटों में, एक महान शासकों में गिना जाता है। कई बार एग्जाम में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त के नामों का उल्लेख किस प्रकार से किया गया है। जब चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस एक कृत्य का नाम है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के दो नाम यहां पर दिए गए हैं। इसे एक तो ब्रसल और दूसरा कुलहीन दो नामों से इसे संबोधित किया गया है। और ये नाम मुद्रा राक्षस एक कृत्य है। कृत्य से पता चला है कि चंद्रगुप्त के क्या नाम थे। इसी प्रकार से विलियम जोन्स का नाम आपने सुना होगा।
विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो यहां पर इतिहास में बताया है, सैंड्रोकोट्स के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यहां पर संबोधित करता है। ये एक पहले अंग्रेज विद्वान थे, विलियम जोन्स। एंड्रोकोट्स, पालीब्रोथम, ये चंद्रगुप्त मौर्य के और भी नाम थे। जहां हम बात करते हैं कौटिल्य की, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री के साथ साथ इसके नामों की भी चर्चा की जाती है कि विष्णुगुप्त भी किसका नाम था, चाणक्य किसका नाम था। ये कौटिल्य से ही संबंधित है। कौटिल्य के कई सारे नाम हैं, विष्णुगुप्त भी है, अंशुल भी है, और चाणक्य भी है, अंगुल भी है, पाषाण भी है, कात्यायन भी है। ऐसे कई नामों से कौटिल्य को जाना जाता है। पुराणों के माध्यम से जब हम पुराणों की बात करते हैं, पुराणों के माध्यम से हमें पता चलता है श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुर्दर्शक भी कहा जाता था। दुर्दर्शक श्रेष्ठ जो ब्राह्मण थे उनको दुर्दर्शक भी कहा जाता था। इसका साक्ष्य हमें पुराणों के माध्यम से पता चला है। भारतीय साम्राज्य का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संस्थापक जो ऐतिहासिक रूप में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, तो ये मैंने आपको बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक ऐसे ऐतिहासिक संस्थापक रहे हैं। इनका जो नाम है, इंडिका नामक पुस्तक जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा की गई है। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री, इनकी पुत्री का नाम है कार्नेलिया, कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करवा देते हैं। कार्नेलिया किसकी पुत्री है? सेल्यूकस निकेटस, याद रखना, सेल्यूकस निकेटस। कार्नेलिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटस की पुत्री है कार्नेलिया, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में होती है। और सेल्यूकस निकेटस के राज्यों की अगर बात करते हैं, उस समय जो इसके क्षेत्र था, एक बहुत बड़ा इसका एक प्रांतीय क्षेत्र था, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें 4 प्रांत अपने बेटे की शादी में दे दिए थे। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे जो कह सकते हैं कि इसको शादी में दिए गए थे? उन 4 प्रांतों में सबसे महत्वपूर्ण हैं 4 प्रांत। एक तो है आपका काबुल, दूसरा है कंधार, और तीसरा है हेरात, और चौथा है मकरान। मकरान, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कार्नेलिया की शादी के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। प्लूटार्क के अनुसार, प्लूटार्क एक विद्वान का नाम है, जिनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी ये उपहार में मिले थे। प्लूटार्क के अनुसार ही यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में लगभग 6 लाख सेनाएं थी। किसने बताया है? प्लूटार्क। इनके अनुसार कहा गया है। और
ये जो 6 लाख सेनाएं थी, जिसमें जस्टिन कहता है कि जो इनकी जो सेनाएं हैं, ये डाकुओं का एक गिरोह से संबंधित इसने इनका नाम दिया है, ना कि सेना कही है। जस्टिन के माध्यम से ये डाकुओं का गिरोह बताया है इनकी सेना को। इस तरीके से संबंधित ये क्वेश्चन यहां पर आते रहते हैं। जहां पर हम कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य से संबंधित एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण यह भी आता है कि कौटिल्य द्वारा राजनीति में जो राजनीति संबंधित पुस्तक का यहां पर उल्लेख किया है, उसका क्या नाम है, या इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। जो चाणक्य है, चाणक्य नाम जो रखा था, या इनके पिताजी का, चाणक्य के पिताजी का क्या नाम था, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। एक ऋषि थे चाणक्य ऋषि ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यह आता है कि चंद्रगुप्त ने जो भी अपने शासन काल में सेनाओं का संगठन, शासकों के रूप में शासन का समय अवधि, ये सब कुछ चाणक्य के ऊपर ही निर्भर था। जिस तरीके से चाणक्य प्रधानमंत्रियों में रह करके, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो निर्णय लिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी सराहना की और उसे माना और आगे निरंतर बढ़ता चला गया। और के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उससे संबंधित एक शासन के सिद्धांतों की यहां पर वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। इसमें जो वर्णन है, शासन के सिद्धांतों का वर्णन है कि शासन किस तरीके से होना चाहिए, कैसे किया जाता है, जो ये भी राजनीति से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। कौटिल्य ने राजा के सप्तांग बताए हैं। 7 अंग होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 राजा, नंबर 2 आमत्य, नंबर 3 जनपद, फिर दुर्ग, कोष होना चाहिए, फिर उसके लिए, उसकी प्रजा के लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, फिर मित्र को सुहृद भी कहा गया है। सुहृद, मित्र का नाम यहां पर जो दिया गया है वो सुहृद भी कहा गया है। जबकि अगर हम बात करें, मित्रता 2 प्रकार की यहां पर बताई गई है। एक मित्रता होती है सहज और दूसरी होती है कृत्रिम। सहज और कृत्रिम 2 प्रकार की यहां पर मित्रता बताई गई है। जबकि सर्वोच्चता अगर प्रधानता दी गई है तो श्रेष्ठता यहां पर सहज की दी गई है। सहज जो मित्र होते हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं, ना कि कृत्रिम। मैं बात कर रहा था सप्तांग जो ये बताए गए हैं, तो सप्तांगों में ये मैं एक बार लिखवा दे रहा हूं। एक राजा हो गया, आमत्य हो गया, ये श्रेय हो सकता है आपसे पूछा भी जाए। जनपद हो गया, दुर्ग भी हो गया, कोष भी हो गया, दंड भी हो गया। इस प्रकार से ये यहां पर अलग अलग सप्तांग दिए गए हैं। स्टैब्रो के अनुसार, स्टैब्रो एक हमारे इतिहासकार हैं जिनके द्वारा कहा गया है, सीरिया के जो राजा था एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत बना करके सीरिया का जो राजा था, उसने डायमेकस को किसकी जगह पर, बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। बिंदुसार
बिंदुसार के शासनकाल में जो मेगास्थनीज का आपने नाम सुना होगा, मेगास्थनीज की जगह पर किसे भेजा गया था? जगह पर डाइमेकस को भेजा गया था। डाइमेकस ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है, जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त का जो महल है लकड़ी का कहां पर पाया गया था, या लकड़ी का बना हुआ महल कहां पर मिला था। तो जो पटना में पाटलिपुत्र है, पटना में पाटलिपुत्र है, यहां पर लकड़ी का महल मिला था। ये खुदाई हुई थी, दो जगह हैं वहां पे, एक है बुलंदी बाग और दूसरा है कुम्रहार। बुलंदी बाग और दूसरा है कुम्रहार। ये दो जगह हैं ऐसी जो पाटलिपुत्र के आसपास, पटना के आसपास हैं। ये खुदाई के बाद में यहां पर लकड़ी का महल पाया गया, जो ये लकड़ी का महल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। खुदाई का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पूनर, आपने नाम सुना होगा स्पूनर महोदय जी का, ये इनको ही इसका श्रेय जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत पर जब विजय प्राप्त की है, तो इसके जो साक्ष्य हैं, ये अशोक के अभिलेख, जैन, तमिल, इनके साक्ष्यों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। दक्षिणी भारत के विजय के बारे में जब हम बात करेंगे, तो इसमें ऐसे शिलालेखों की भी जो चर्चा है, वो चंद्रगुप्त के पोते का नाम है अशोक। अशोक के कुछ ऐसे स्तंभ, अभिलेख, उनसे जानकारियां प्राप्त हुई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ पश्चिमी क्षेत्र जैसे मालवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनको जीता था। और इनके स्थानों के नाम है मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, जूनागढ़। ये ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र हैं भारत के, जिनको जीतने के बाद में, अच्छा, इनका जो साक्ष्य है वो कहां पर मिला हुआ है? इनका साक्ष्य में रुद्र दामन जो अभिलेख है, रुद्र दामन अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार किया था। जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का आवंती पर भी अधिकार था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो इसका जो साम्राज्य था वो पूरे भारत में कहां से और कहां तक फैला हुआ था। तो जब हम उत्तर की बात करेंगे, तो हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के और दक्षिण में मैसूर तक। जब हम पूर्व की बात करें, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक, यहां तक इसकी पूरे साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। सेल्यूकस अलेक्जेंडर द्वारा इन दोनों के माध्यम से सिंध, अफगानिस्तान का जो प्रशासक इसे मानते हैं, 305 ईसा पूर्व में
सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्कस को भी हरा दिया था। अलेक्जेंडर द्वारा यह कहा गया है, सिंध अफगानिस्तान का जो ये प्रशासक सेल्यूकस था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हरा दिया था और इसे भी अपने ही साम्राज्य में मिला लिया था। जहां पर शासनकाल इनके पुत्र बिंदुसार का आता है। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से संबंधित है। कौन से ईसा पूर्व से? 298 ईसा पूर्व से। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके बिंदुसार के पिताजी थे और इनकी माता का नाम था, बिंदुसार की माता का नाम दुर्दशा। बिंदुसार की जो राजधानी है, जो शासन जहां पर इन्होंने किया है, वो कहां पे किया था? ये कहां का शासक था बिंदुसार? ये मगध का ही शासक था। कहां का था? मगध। बिंदुसार के भी कई सारे नाम यहां पर दिए गए हैं। इसे अमितघात, अमितकेडीज, जो अमितोकेडीज का नाम है ये यूनानियों द्वारा रखा गया था। नंदसार, भद्रसार का नाम वायु पुराण से संबंधित है और बिंदुसार जो है परशिष्ट पर्वन में उल्लेखित है और चीनी ग्रंथ में इसका नाम बिंदुसार का दिया हुआ है। बिंदुसार की जो पत्नी थी, सुभद्रांगी, ये इसकी पत्नी सुभद्रांगी थी। बिंदुसार के शासन काल में बिंदुसार के 101 पुत्र थे, जहां पर इसके शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार जो इसका दमन किया था अशोक के द्वारा हुआ था और दूसरी बार जो दमन हुआ था तो अशोक के भाई का नाम था सुमिम और दूसरा नाम है इसका सुमन भी। ये बड़ा भाई है सुमन। देखिए जो सुसिम है उसी ने, अशोक ने, दोनों ने, पहली बार अशोक ने, दूसरी बार सुसिम ने इसका दमन किया था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो सबसे छोटा भाई है वो तिस्स था अशोक का। आजीवक संप्रदाय के अनुसार, जो मैंने आपको बौद्ध ग्रंथों में बताया था, संप्रदाय का नाम आजीवक, उसमें आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी भी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह से ना कहा गया, जबकि इसे मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे? 500 इसके मंत्री थे। सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या बिंदुसार के शासनकाल में थी, 500 इसके मंत्री थे। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को, बौद्ध के जो विद्वान थे तारानाथ, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। कितने राज्य? 16 राज्यों का विजेता बताया है। कौन विजेता था? बिंदुसार था। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इधर से बनते हैं। जबकि अशोक का शासनकाल बिंदुसार के बाद ही आ जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। इसने अपने भाइयों की, 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। बात करते हैं अशोक, ये मौर्य साम्राज्य का
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और इसके बाद में आता है अशोक। अशोक के शासनकाल में यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है कि इसका शासनकाल कौन से ईसा पूर्व से संबंधित है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा यह है कि जब अशोक मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है, तो इससे पहले इसके जो भाई थे वो भाई 101 भाई थे। इसके 101 भाइयों में इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और सबसे जो बड़ा भाई था इसका था सुसिम और दूसरे नंबर पर इसका अशोक ही था और जो सबसे छोटा था वो था इसका सबसे छोटा वाला जो भाई का नाम है वो था तिस्य। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें यह आता है कि अशोक की जो माता थी उनका क्या नाम था? सुभद्रांगी, जो मैंने अभी पिछली लगातार इसमें अपडेट करवा रहा हूं। जो भी मैंने आपको बताया था बिंदुसार की पत्नी का नाम था। जहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अशोक जब अपने भाइयों की हत्या कर देता है उसके बाद में मगध की गद्दी पर बैठता है। अशोक की जो पत्नी है महादेवी, अशोक की जो पत्नी का नाम था महादेवी। महादेवी किसकी पुत्री थी? ये शाक्य कुलीन विदिशा की ये राजकुमारी थी। शाक्य कुलीन विदिशा की ये राजकुमारी थी जिनसे 2 संतानें अशोक की उत्पन्न हुई थी। इनकी संतान, एक लड़के का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये इनकी पुत्री थी और ये इनका पुत्र था। जबकि अशोक की 2 और महारानियां थीं। अशोक की एक और पुत्री थी जिसका नाम था चारुमती। चारुमती के लिए इन्होंने नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था। देवपत्तन नामक नगर बसाया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा गया था। राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने जो कश्मीर का एक क्षेत्र है, एक नदी का नाम है वितस्ता जिसका नाम वर्तमान में झेलम नदी है, उसी के किनारे पर श्रीनगर नामक जो नगर है ये अशोक ने ही बसाया था। लगभग अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक ने राज्याभिषेक, जब इसका राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष में इसकी आयु, अगर समय की बात करते हैं तो लगभग 261 ईसा पूर्व की बात है। इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली पर इसने अपना अधिकार कर लिया था या उस पर अपना कब्जा कर लिया था। कलिंग की जब इन्होंने राजधानी को जीत लिया उसके कुछ समय पश्चात अशोक ने वहां पर बहुत सेनाओं का जब विनाश होता है, बहुत सारे लोगों का वहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इस पर उसे बहुत पश्चाताप होता है, दुख होता है। तो अशोक के त्रिविध आयाम भी यहां पर दिए गए हैं। ये करुणा, सहिष्णुता, उदारता, ये धर्म जो यहां पर बौद्ध, जब आप उसमें बौद्ध धर्म में जाओगे तो एक धम्म जो शब्द आता है इसका ये प्रतिपादन करता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जब बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य लगभग 137 वर्ष तक चलता है और इसका अंतिम जो शासक होता है बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ मौर्य का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। उपगुप्त
एक बौद्ध भिक्षु होते हैं जिनके द्वारा अशोक दीक्षा लेता है। किसकी दीक्षा लेता है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद यहां पर कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब अशोक ने स्वयं को ही अपने माध्यम से ही राजा मगधे प्रियदर्शी राजा मगधे स्वयं को अशोक ने कहा था। प्रियदर्शी राजा मगधे, ये किसने कहा है? अशोक ने कहा था। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? भाब्रू अभिलेख से। ये एग्जाम में पूछा गया है। अशोक की जो दो महारानियां थीं, कारुआ की और तिस रखवा, ये दो इनकी महारानियां थीं। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था, या उसका व्यक्तिगत धर्म कौन सा था, या उसे किसे मानता था। अशोक अपने व्यक्तिगत धर्म की जब बात करता है तो ये बौद्ध धर्म को मानता था, ना कि अन्य को। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, शिलालेखों की जो लिपियां हैं वो अलग अलग लिपियों में प्राप्त हुई हैं। जैसे इसकी 4 लिपियां हैं, एक है ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी और ब्राह्मी। ये इसकी 4 लिपियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रीक और अरमाइक, आप लोग इसे याद रखना, ग्रीक और अरमाई लिपि, यह लिपि सिर्फ अफगानिस्तान क्षेत्र में ही इसके अभिलेखों पर पाई गई है, या इसके शिलालेखों पर पाई गई है। खरोष्ठी जो लिपि है यह उत्तर पश्चिम पाकिस्तान क्षेत्र में पाई गई है। शेष भारत में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग प्राप्त हुआ है। बौद्ध धर्म जब अशोक ने ग्रहण कर लिया तो जो मैंने आपको बताया, कलिंग युद्ध के बाद में इसे जब बहुत ज्यादा करुणा दिखी, दुख हुआ, तो इसने बौद्ध धर्म के बाद में बहुत सारी ऐसे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे पशु पक्षियों की हत्या और आखेटक जैसे लोग शिकार करने निकल जाते थे, विहार पे निकल जाते थे, जो यात्राएं थी इन पर रोक लगा दिया। इसने वहीं से ही अशोक ने धर्म की यात्राओं का भी शुरुआत कर दिया था। धर्म की यात्राओं में बौद्ध धर्म के माध्यम से इसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और मित्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका में इसने काफी ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किया। संघमित्रा ने काफी समय दिया, महेंद्र ने भी काफी समय बौद्ध धर्म के प्रचार में दिया। अशोक ने सर्वप्रथम, यह पूछा गया है क्वेश्चन कि अशोक ने बुद्ध से संबंधित कौन से स्थान पर सर्वप्रथम यात्रा की थी। तो अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा सर्वप्रथम में की थी। प्रथम यात्रा अशोक की यही थी। जब अशोक के यात्राओं की बात करते हैं तो बौद्ध यात्राओं में एक क्रम के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि किस तरीके से अशोक ने कौन कौन सी जगह पर क्रमानुसार यात्राएं की। प्रथम तो आपको मैंने जो बताया गया, फिर दूसरे नंबर पर कुशीनगर, और तीसरे नंबर पर है लुम्बिनी,
चौथे नंबर पर इसने कपिल वस्तु की यात्रा की, कपिल वस्तु। फिर इसने की सारनाथ की, और सारनाथ के बाद में इसने लास्ट में श्रावस्ती की भी यात्रा की थी। अशोक के ये सारे ऐसे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ऐसे बुद्ध के स्थान हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। अशोक ने बहुत सारे औषधि के वृक्ष लगवाए, बाग लगवाए, और इसने इसलिए लगवाए क्योंकि इससे जनता की वो सेवा कर सके। अशोक का शासनकाल कब से संबंधित है, कौन से ईसा पूर्व से? अभी मैंने बताया आपको 269 ईसा पूर्व से। ये अशोक का जो नाम है कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे देवानाम प्रिय दसी, या पुराणों में से अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया। इस तरीके से अशोक के जो इसका अधिकार था, जो क्षेत्र था, वो कहां से और कहां तक माना गया था। कुछ क्षेत्र ऐसे जिनको छोड़ने के बाद इसका अधिकार सर्वत्र पूरे भारत पर माना जाता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी नाम है श्रीलंका का, इसको छोड़ करके पूरे जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये इस पर अन्य जगह पर पूरा इसका अधिकार था। अशोक के जब अभिलेखों की बात करते हैं, अभिलेख, इसके मुख्यतः जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? जो साक्ष्य इतिहास को मिलते हैं वो 3 प्रकार के मिले हैं। एक मिला है आप इसका शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, ये पूछा गया है, और तीसरा इसका गुहालेख। शिलालेख सर्वाधिक प्राकृतिक भाषा में मिले हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के जो उप अधिकारी थे वो, जैसे हम इनमें बात करेंगे तो कौन से शिलालेख से संबंधित थे। अशोक ने कुछ अभिलेख ऐसे दिए जिनमें रज्जुक को किस नाम से जाना गया? जो रज्जुक था उसे ये जिलाधिकारी जो आज के समय में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अशोक के समय में रज्जुक नाम से हुआ करता था, जिसे एक तो न्याय देने से ये संबंधित था, दूसरा राजस्व से भी ये संबंधित था। ये दोनों काम रज्जुक कर सकता था, दोनों इस पर पूर्ण तरीके से छूट दे रखी थी। तृतीय शिलालेख में जो इसका तीसरा शिलालेख था उसमें उप पदाधिकारी थे, जो 3 प्रकार के यहां पर वर्णन किए गए हैं। एक युक्त, दूसरा था राजुक, प्रदेशिक। जिसमें जिले का जो अधिकारी होता है राजस्व वसूलने के लिए वो युक्त था। राजुक पैमाइश करने वाला था, जो बंदोबस्त अधिकारी होते थे, बंदोबस्त जो करते थे। और प्रदेशिक वाले जो एक मंडल होता था, मंडल का जो प्रधान अधिकारी होता था, इसे हम आज के डेट में संभागीय आयुक्त कहते हैं। इसे 3 प्रकार से मैंने आपको बताया। एक था सीक्वेंस वाइज है युक्त, दूसरा है आपका राजुक, प्रादेशिक। ये 3 है। प्रादेशिक ये न्याय करने के लिए भी संबंधित है, ये न्याय का अधिकारी हुआ करता था। कुछ ऐसे ही अशोक के शिलालेखों के बारे में भी चर्चा की गई है। अशोक के 14 ऐसे लेखों का एक समूह, जिसे 8 प्राप्त स्थान दिए गए हैं। शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा है, कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, और एर्नागुड़ी है, सोपारा है। ये ऐसे स्थान हैं 8 जहां से अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेखों की जब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया इसके जो अभिलेख थे वो सर्वाधिक मात्रा प्राकृतिक
भाषा में, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। जबकि दो ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। अशोक के खरोष्ठी लिपि के दो अभिलेख कौन कौन से हैं? एक है शाहबाजगढ़ी का, शाहबाजगढ़ी में जो अभिलेख मिला है, और दूसरा इसका जो अभिलेख मिला है मानसेहरा। ये दो अभिलेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। और सारे अभिलेख जो मैंने आपको 8 बताए हैं, बचे 6, वो सब ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में मिले हुए हैं। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो पता चला है वो श्रीलंका में स्थित एक जगह का नाम है अनुराधापुर। अनुराधापुर से ये ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख से संबंधित रहा है? जहां पर अशोक ने जो अपना व्यक्तिगत नाम दिया है, व्यक्तिगत नाम, वो अपना अशोक का नाम कौन से अभिलेख से संबंधित माना गया है? इसके अभिलेखों का नाम एक है मास्की जो अभिलेख है, और दूसरा है नौतूर, और तीसरा है उडेगोलम, और चौथा है गुर्जरा। उडेगोलम, गुर्जरा, नैतूर, ये ऐसे अभिलेख हैं जिनके माध्यम से ये मुझे कुछ जानकारियां मिली हैं, जिसमें अशोक ने स्वयं खुद व्यक्तिगत अपने नामों का उल्लेख करवाया है। यहां अशोक ने 40 से अधिक अभिलेख अभी तक अशोक के प्राप्त हो चुके हैं। अशोक कलिंग युद्ध की जो चर्चा है वो कलिंग युद्ध के बारे में कौन से अभिलेख में की है? कलिंग युद्ध की चर्चा वो 13वें शिलालेख में इसने की है। अशोक लगभग अपने शासन काल के 8वें वर्ष में ही 261 ईसा पूर्व, जो मैंने भी आपको बताया, उसमें इसने कलिंग युद्ध किया था। यहां पर दुख और पीड़ा की वजह से इसने पश्चाताप भी किया था। सबसे बड़ा अशोक का शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख 12वां शिलालेख है, जहां पर अशोक ने सभी संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय थे संबंधित, जो से वृद्धि के साथ साथ में उस पर वहां पर पूरी तरीके से रचना दिखाई है। 18वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के बारे में मैत्रीपूर्ण संबंध बताए गए हैं। वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कौन से शिलालेख में 5 यवन राजाओं की चर्चा की है। वो 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं की चर्चा की है, जिसमें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आते रहते हैं। और साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है कि जब टैक्स की बात करते हैं, कर की, तो यहां पर कर को जो वसूल करते थे उनके लिए अगर ये पता चल जाता था कि इन्होंने चोरी की है, कर की अगर चोरी की है, तो उनको सजा के रूप में मृत्यु दंड दिया जाता था। ये सबसे इनका अलग ही बिल्कुल एक प्रकार की यहाँ पर रूल इन्होंने बना रखा था। मौर्य काल में टैक्स को छुपाना या चोरी करना, उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया था। जहां पर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले जो राजदूत है उनका वर्णन यहां पर किस तरीके से किया गया है। कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैंने अभी आपको बताया है कि सेल्यूकस निकेटस
द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया था। मेगास्थनीज द्वारा, जब मेगास्थनीज का नाम लेते हैं, मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इंडिका द्वारा बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका में मेगास्थनीज ने इसका नाम अपने पुस्तक का इंडिका रखा क्योंकि भारत के बारे में, पूरी मौर्य साम्राज्य का जो विस्तृत इन्होंने अध्ययन किया, जो पता किया, वो इंडिका में इन्होंने उल्लेखित किया था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र इंडिका में दिया गया है कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो प्रशासन था, वो किस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया था। तो मेगास्थनीज द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर 30 सदस्यों की, सिर्फ यहाँ पर 30 सदस्यों की बात की गई है। विभिन्न समितियां हुआ करती थी। कितने सदस्य? 30 सदस्य। इन 3 सदस्यों में यहाँ पर काम चल रहा था। 30 सदस्यों के माध्यम से एक बात और कही गई है कि जो यहाँ पर समितियां बनती थी, तो प्रत्येक समिति 5 सदस्यों की हुआ करती थी। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5, कम से कम 5 सदस्य थे। तो 5 से डिवाइड करके अगर हम देखते हैं तो टोटल यहां पर जो समितियां बनी है वो टोटल बनी है 6 समितियां सिर्फ बनी थी मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में यह पूछा जाता है कि विक्री कर जो वसूला जाता था वो कौन सी समिति के अंतर्गत आता था। यहां पर क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। ज्यादातर यह क्वेश्चन पूछा गया है जो विक्री कर का जो आज के जो हमारे सोर्सेज हैं, इनकम टैक्स जैसे होता है या यहाँ पर सेल टैक्स होता है, ये किस तरीके से यहाँ पर वसूली होती है, उसी तरीके से यहाँ पर बिक्री कर का भी प्रावधान दिया गया है। ये हमारी जो समितियां थी उसमें छठवीं जो समिति थी, छठवीं समिति में बिक्री कर के बारे में बताया गया है कि छठवीं समिति का कार्य सिर्फ बिक्री कर का वसूली करना था। और एक क्वेश्चन आता है कि जो मृत्यु और जन्म दर इसका जो प्रावधान दिया गया था, इनकी जो गणना की जाती थी, इनके बारे में जो लेखा जोखा रखा जाता था, वो कौन सी समिति के अंतर्गत यहां पर कार्य किया जाता था। तो जिस तरीके से आज के समय में नगर निगम या नगर पालिका में ये कार्य होते हैं, उसी तरीके से यहां पर तीसरी समिति थी, उसी में मौर्य काल में मृत्यु और जन्म दर के बारे में यहां पर बताया गया है। भारतीय समाज को, इंडिका में भारतीय समाज को मौर्य युगीन में या मौर्य काल में 7 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। अब वो 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन श्रेणियों को पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो भारतीय समाज की कितनी श्रेणियां हैं? 7 हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इनके बारे में पूछा गया है। नंबर 1 आपके आते हैं यहां पर कृषक हो गए, दार्शनिक हो गए। ये आपके लिए अलग अलग, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, 7 श्रेणियां अलग अलग उस समय विभाजित हुई थी। और पशुपालक हो गए, दार्शनिक है, पशुपालक है, कारीगर हो गए,
ये इस तरीके से यहां पर डिवाइड है, योद्धा, निरीक्षक और आपका आता है योद्धा, निरीक्षक और लास्ट में आपका आता है मंत्री। ये समितियां, ये समाज में इस तरीके से भारतीय समाज को इस तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया था। कब की बात है ये? मौर्य युग में, मौर्य युग में या मौर्य काल में ये अलग अलग यहां पर 7 प्रकार से श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इतिहासकार, इतिहासकार आपने नाम सुना होगा स्मिथ। स्मिथ द्वारा यह कहा गया है कि हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत ये भारतीय जो यहां पर वैज्ञानिक की ये एक सीमा थी, जो भारतीय वैज्ञानिक का बोलते हैं नाम, भारतीय वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक की एक सीमा थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य युग में भारतीय वैज्ञानिक की सीमा किसे माना जाता है? यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे 4। तो इस तरीके से हिंदू कुश पर्वत का भी नाम आता है। अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों में बांटने की बात कही गई है। अशोक के अभिलेख में 5 जो प्रांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर 5 प्रांत कौन कौन से हैं ये आपको याद करना काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहां पर उत्तरापथ, उत्तरापथ। दूसरे नंबर पर आता है आवंती, आवंती रट, आवंती रट्टक, आवंती रट्टक हो गया। फिर आता है आपका कलिंग, कलिंग भी एक मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत था। और फिर आ गया आपका दक्षिणापथ आ गया, और एक आपका आता है प्राच्य, प्राच्य कह सकते हैं। और दूसरा एक नाम इसका दे रखा है पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश। इसी प्राच्य को ही पूर्वी प्रदेश माना जाता था। इस तरीके से मौर्य साम्राज्य में इनको 5 प्रांतों में अलग अलग बांट दिया गया था। और यहां पर ये जो प्रांतों में एक प्रथा चली थी, नियम बना रखा था कि जो इनकी जमीन थी, जो कृषक जैसे खेती करते थे, उस पर जो राजस्व का जो स्रोत माना जाता था, ये सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता था वो किसका माना जाता था? मालिकाना हक किसके पास था? वो राजा के पास रहता था। बल्कि जो भूमि का मालिक इसे बताते हैं वो राजा था, और एक हिस्सा या एक भाग अधिकारी के रूप में, अधिकार के रूप में वो ले लेते थे। भाग एक नाम आता है भाग या बलि, किससे संबंधित है? भाग या बलि किससे संबंधित है? ये राजस्व से संबंधित है। किससे? राजस्व से। बलि का मतलब होता है कि उसमें से एक हिस्सा लेना, या भाग, उसमें से एक हिस्सा ले लेना। तो जो उनका आय का जो स्रोत था जो कृषि में, उसमें से जो हिस्सा 1% का लिया जाता था वो राजस्व के माध्यम से लिया था, उसे कहते थे भाग या बलि। दूसरा पूछा जाता है कि जो यहां पर राज्य, राज्य की जब बात करते हैं, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जब मुख्य स्रोत की बात करते हैं तो मुख्य स्रोत यहां पर सीता, जो अध्यक्ष होते हैं, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, इनको माना था। अच्छा, सीता अध्यक्ष ये संबंधित किससे है? ये राजकीय भूमि से
जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि, ये राजकीय भूमि से संबंधित था। जो राज्य की भूमि होती थी उसी से इनके आय का मेन स्रोत माना जाता है। और एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग प्रकार से कुछ इकाइयां यहां पर दी गई हैं। जैसे मौर्य युगीन में सबसे महत्वपूर्ण यह आता है कि जब नाप तोल हुआ करती थी तो उसे हम किस नाम से जानते थे या किस अध्यक्ष से संबंधित था? तो पौताध्यक्ष से नाप तोल का जो काम था ये पौताध्यक्ष से संबंधित था। और पन्याध्यक्ष से जो यहां पर काम होता था वो वाणिज्य का होता था, वाणिज्य विभाग। फिर आता है जो मैंने अभी आपको बताया सीताध्यक्ष। ये किससे संबंधित था? ये हमारा था जो मैंने राजस्व बताया, वही कृषि विभाग से ये भी संबंधित था। फिर आता है आपका सूनाध्यक्ष। ये किससे संबंधित है? सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरी चीज है, एक वहां पर शब्द दे रखा है पंकोद कसनी रोधे। पंकोद कसनी रोधे। इस शब्द का प्रयोग मौर्य युगीन में कहां पर किया जाता था? तो इसका प्रयोग एक, जैसे आज के डेट में हम जुर्माना बोलते हैं, ये जुर्माना हुआ करता था। ये कहां पर लेते थे? जब कभी कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर कचरा फैलाता है या फेंकता है, इस वजह से अगर किसी ने कचरा फैला दिया उस पर यह जुर्माना लिया जाता था। मौर्य युग में जो शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा केंद्र उस समय मैंने आपको भी बताया है तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। इसी तक्षशिला में ही मेगास्थनीज आया था। और तक्षशिला जो शिक्षा का केंद्र था, यहां पर हिंदू और मौर्य दोनों के लिए यह प्रमुख शिक्षा का केंद्र माना जाता था। मौर्य युग में एक शब्द आता है न्यायालय। न्यायालय कितने प्रकार के थे? यहां पर मौर्य युग में भी 2 प्रकार के न्यायालय थे। कौन कौन से थे? एक था धर्म स्थायी। अच्छा, ये कैसे संबंधित था, किससे था? दूसरा था कंटक शोधन। ये 2 प्रकार के यहां पर न्यायालय थे मौर्य युग में। धर्म स्थायी जो न्यायालय था, ये जो केस देखते थे, और कंटक शोधन जो केस देखते थे, ये अलग अलग देखते थे। इसमें धर्म स्थायी में दीवानी के जो केस है वो इसमें देखे जाते थे, और कंटक शोधन में फौजदारी। ये केस फौजदारी के और दीवानी के अलग अलग मौर्य युग में देखे जाते थे। यहां पर इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसे मौर्य युग में पूछ दिया जाता है कि क्या दीवानी और फौजदारी के केस
एक में ही देखे जाते थे या अलग अलग, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मिलते रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारे साथ कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें और आपके जो ये टॉपिक है ये एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, ये सिर्फ एग्जाम में जो बार बार रिपीट किया जाता है और जो ज्यादा से ज्यादा पूछने की संभावना रहती है, मैं उसी पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा हूं। नमस्कार।